अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो लेक्चर शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंटर कॉलेज गंबा इसकरदो प्री मेडिकल की क्लास में रिकॉर्ड किया गया है और आज के बाद सारे लेक्चर इसी जगह से रिकॉर्डेड मिलेंगे। तो इंशाल्लाह इस साल हम फर्स्ट ईयर के कोर्स की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। थैंक यू। फूड चेन मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, ये हमारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के बताया दो पार्ट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक या फिजिकल कंपोनेंट्स। बायोटिक का मतलब क्या है? लिविंग वाले। अब इस लिविंग में हमने देखा था तीन तरह के जानदार थे काम के लिहाज से। किसी को हमने क्या कहा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? जो अपनी खुराक खुद बनाए। इसमें कितने ग्रुप हैं? तीन, प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ सम लगाना जरूरी है, सारे नहीं हो। ये प्रोड्यूसर हैं, ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं इसे। अच्छा, प्रोड्यूसर के बाद दूसरे कौन से थे? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर किसको कहते थे? जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे, इसलिए ये प्रोड्यूसर से हासिल करते थे, यानी उनको खाते थे और कंज्यूमर्स के लाए। और कंज्यूमर के बाद आखिरी में क्या था? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर किसको कहते थे? जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते हैं और पहले ग्रुप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मरने के बाद ये खाते हैं, तो गंदखोर भी कहते हैं इनको, डिकम्पोजर। ये इनके काम के लिहाज से तीन ग्रुप थे। अब इन्हीं को हमने लिंक करना है एक और तरह से। उस लिंक को फूड चेन कहते हैं। फूड चेन की पहले डेफिनेशन सुनो, फिर मैं लिखता भी हूं। फूड चेन, चेन को जहन में रखें। चेन तो देखते हैं ना, समझ में आता है ना, हुक्स लगे होते हैं तो चेन बनती है। तो ये सारे जानदार भी फीडिंग के लिहाज से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या एक रिश्ता कायम हो गया है। कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है। A sequence of living organisms in an ecosystem in which each group feeds on the other one। यानी जानदारों का एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें एक सीरीज या सीक्वेंस बनता है जिसमें हर जानदार दूसरे को खा रहा है। और आसान करें तो क्या होगा? अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इन इकोसिस्टम through which energy and nutrients flow from one group to another group। इकोसिस्टम में जानदारों का एक ऐसा ताल्लुक जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स यानी अज्जाए खुराक, ये एक ग्रुप से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मूव करते चले जाते हैं। इस तरतीब को फूड चेन कहा जाता है। ठीक हो गया? तो हम लिखेंगे कैसे इसको? लिखा इस तरह चाहेगा, अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग थिंग्स in an ecosystem in which energy and nutrients flow या move from one to another group। एक से दूसरे ग्रुप में ये फ्लो करते हैं या मूव करते हैं। दैट इज, या फॉर एग्जाम्पल, द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंड देन टू डिकम्पोजर्स। जिसमें एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक और कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक मूव करती है। एनर्जी भी मूव करती है और न्यूट्रिएंट्स भी मूव करते हैं। न्यूट्रिएंट किसे कहा? खुराक के अज्जा को। प्रोड्यूसर हम इसको शॉर्ट करके यूं लिख सकते हैं,
ये प्रोड्यूसर है, इसको खाया कंज्यूमर ने, इसको खाया डिकम्पोजर ने, लेकिन कब खाया? मरने के बाद। अब हम नाम लेके मिसाल बताते हैं। प्रोड्यूसर में मसलन ये एक प्लांट है, हर्ब, हर्ब या घास। घास कौन खाता है? फर्ज कर रहे हैं ग्रास हापर ये घास खाता है। ग्रास हापर पता है ना, टड्डी दल एक इंसेक्ट है जो घास खाता है। इस इंसेक्ट को कौन खाता है? ग्रास हापर को स्पेरो, फर्ज करें चिड़िया खाती है। चिड़िया को कौन खाता है? ईगल। और ये पौधा, ग्रास हॉपर, स्पेरो, ईगल सब मर जाएंगे तो इनको कौन खाएगा? डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया इन सबको खा जाएंगे। तो चेन बन गई कि नहीं? इसको वो खा रहा है, उसको वो खा रहा है, उसको वो खा रहा है, और एक चेन बन गई। और इकोसिस्टम में ऐसी चेन्स बहुत लंबी भी होती हैं, बहुत मुख्तसर भी होती हैं। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। सबसे मुख्तसर इकोसिस्टम हिंदू कम्युनिटी का है, फूड चेन हिंदू कम्युनिटी में है। कैसे? हिंदू कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग गोश्त नहीं खाते, वो सिर्फ पौधे खाते हैं, पौधे या पौधों की प्रोडक्ट्स। तो वो हो गए ग्रास हापर की जगह यहाँ मैन आ गया। ये आदमी मरने के बाद उसको जला दिया जाता है, तो बैक्टीरिया के लिए भी दस्तयाब नहीं हुआ वो। तो सबसे मुख्तसर फूड चेन हिंदू कम्युनिटी में है, वरना नेचुरल इकोसिस्टम में फूड चेन्स बहुत लंबी होती है। ये समझ में आ गया ना? आप खुद सब लोग कल एक एक फूड चेन बना के लाएंगे, नाम लिख के सोचें खुद। प्लांट है, सब्जी है, कोई भी नाम लिखे हैं, उसको कौन खाता है, उसको कौन खाता है, सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? फूड चेन समझ में आ गया। अब आते हैं फूड वेब की तरफ। वेब किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। मकड़ी के जाले को वेब कहा जाता है। कब वेब? मकड़ी का जाला देखा है ना, उसमें कोई तरतीब नहीं होती है, धागे से है, एक जाल सा बनता है। तो ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें हमेशा इस तरह से सिर्फ सीधी कोई फूड चेन हो जरूरी नहीं है। कई फूड चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं। many food chains या many interlinked food chains form a food web। बहुत सारी आपस में मिली हुई फूड चेन क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती है। कैसे? घास को सिर्फ ग्रास हापर तो नहीं खाता, इसको रैबिट भी खाता है ना रैबिट को, और रैबिट को ईगल खाता है। तो आप जरा देखें, एक फूड चेन नई बन गई, ग्रास, रैबिट, ईगल। इसी तरह ये रैबिट मर जाएगा तो डायरेक्ट ये डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज भी करेंगे। इसी तरह इस रैबिट को मेन भी खाता है, इंसानों की एक बड़ी तादाद खाती है, इसको हलाल समझती है। ये भी मर जाएगा तो इसको भी डिकम्पोजर खा जाएंगे। तो एक फूड चेन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, एक फूड चेन ये है। इसी तरह इस ग्रास हापर को भी बहुत सारे लोग खाते हैं, तो एक फूड चेन ये बन गई, टेढ़ी। इसी तरह इस ग्रास को शीप भी खाती है। शीप को कौन खाता है? वुल्फ खाता है। वुल्फ को डिकम्पोज करने के बाद बैक्टीरिया खाए जाएंगे। तो अब जरा देखें इधर, कई फूड चेन आपस में मिल गई ना, मिली है कि नहीं? तो इससे एक जाल की तरह नहीं लगा बीच में। इस पूरे को क्या कहेंगे? फूड वेब कहेंगे। फूड चेन एक होती है, फूड वेब कई फूड चेन्स इकट्ठी होती है तब बनती है। समझ आ गया ये भी? कोई कंफ्यूजन किसी को भी बेटा? जी। तो अब इसके बाद फूड चेन और फूड वेब तो हो गया। अगला टॉपिक बताओ बताइए। ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक, थोड़ा तवज्जो चाहूंगा। खाने पीने के मामलात को ट्रॉफिक कहा जाता है। यानी कोई जानदार क्या खाता है उसके हिसाब से, अगेन वही जो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम था ना, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले बताया था, डायरेक्ट बता दूं तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स थे हमारे पास। प्रोड्यूसर के ऊपर कौन थे? कंज्यूमर्स थे। और आखिर में क्या था? डिकम्पोजर्स थे।
डिकम्पोजर्स। ये 3 तरह के जानदार थे। ये खुराक खुद बना सकते थे, इसलिए इंडिपेंडेंट है। ये वाला ग्रोह खुराक नहीं बना सकता था, इसलिए इनको खा रहा था ये, और इनको ये खा रहे थे मरने के बाद। तो फीडिंग रिलेशनशिप है। इसी को ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और खोलना है। खोलेंगे तो क्या बनेगा? प्रोड्यूसर इसी तरह रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, प्रोड्यूसर कहते हैं तो 3 ग्रोह हमारे जहन में आते हैं: प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। ठीक हो गया जी? अच्छा, प्रोड्यूसर को यानी पौधों को या एल्गी को तमाम कंज्यूमर डायरेक्ट नहीं खाते, कुछ डायरेक्ट खाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट खाते हैं। जो डायरेक्ट उनको खाए उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। आम जबान में इनको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस। हर्ब से बना है ये। हर्ब किसको कहा था? घास। यानी वो पौधे, जरा तवज्जो करें बेटा, पौधे 3 तरह के हैं। वो पौधे जिसमें लकड़ी ना हो उसको हर्ब कहते हैं। घास, गंदुम, चावल, मकई, ये सारे क्या कहलाएंगे? हर्ब, जिसमें लकड़ी ना हो। दूसरा ग्रुप कहलाता है श्रब्स, झाड़ियां, जिसमें लकड़ी हो, तना मोटा ना हो, नीचे से ही छोटे छोटे शाखें हो। तीसरा ग्रुप क्या कहलाता है? ट्रीज, जिसमें लकड़ी है, तना बड़ा है, शाखें ऊपर से निकलती हैं। तो पौधों की कितनी अकसाम हुई? 3: हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। अब यहां हर्बीवोरस का क्या मतलब हुआ? जो घास खाते हैं। कौन खाता है घास? शीप, काउ, गोट, हॉर्स, रैबिट्स वगैरह, ये सारे हर्ब्स हैं। तो जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करे उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। मिसालें याद रखेंगे ना? ये प्राइमरी कंज्यूमर है। अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले यानी एक ग्रोह ऐसा है जो प्रोड्यूसर को डायरेक्ट खुराक के तौर पर नहीं खाता, वो इनका गोश्त खाते हैं, उनको क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। और इन ऐसे जानदारों को क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स सिर्फ गोश्त खाते हैं, गोश्तखोर। इसमें कौन है? शेर, चीता, कुत्ता और गीदड़ वगैरह, हाइना, ये कार्निवोर्स कहलाते हैं। ये डायरेक्ट कभी घास नहीं खा सकते। अच्छा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाए। सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर एक और कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। टर्शरी का मतलब क्या है? तीसरे दर्जे का। टर्शरी कंज्यूमर, इनको क्या कहेंगे? ये कहलाएंगे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स। क्यों कहते हैं ओमनीवोर्स? क्योंकि ये घास भी खाते हैं, ये गोश्त भी खाते हैं। तो इसकी मिसाल क्या है? हम खुद हैं, इंसान। इंसान सब्जियां भी खाता है, फल भी खाता है, गोश्त भी खाता है। तो टर्शरी, इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर की 3 अकसाम हुई। कंज्यूमर की कितनी अकसाम हुई? 3: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। हो गया। और ये सब मर जाएंगे तो फिर ऊपर कौन आएगा? डिकम्पोजर। ये हमेशा आखिर में बैठे रहेंगे, डिकम्पोजर्स। अच्छा, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। अब खुराक खाने के हवाले से जानदारों की अकसाम। तो जो पहला ग्रोह है इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कहेंगे T1। T1 का मतलब क्या है? ट्रॉफिक लेवल 1। ये किसका टाइटल है? प्रोड्यूसर का। तो याद रखना हमेशा, प्रोड्यूसर को क्या कहेंगे हम? T1 कहेंगे। T फॉर ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल 1। इसको क्या नाम देंगे? T2। T2 हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। और इसका नाम क्या होगा? T3। T3 ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो गया T4, ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका T5। T5 हमेशा किसको कहेंगे? डिकम्पोजर को। इसका मतलब ये हुआ कि इकोसिस्टम में 5 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। पहला नंबर किसका है? प्रोड्यूसर का। दूसरा
प्राइमरी कंज्यूमर का, तीसरा सेकेंडरी का, चौथा टर्शरी का, और पांचवा डिकम्पोजर का। इस तरतीब को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, तरतीब फिक्स है। हो गया क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? ये थैंक यू। अच्छा, ये याद रखना, हफ्ते के बाद टेस्ट होगा, उसके लिए आपने तैयार रहना है। क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये दफा करो इसको, एनर्जी फ्लो, वो फॉर्मेटिव है, मैं अभी बाद में लिखवाता हूँ फॉर्मेटिव सोमेटिव। अच्छा, एक छोटी सी चीज है, प्रोडक्टिविटी ये फॉर्मेटिव है, पढ़ेंगे तो नहीं, यानी आप जोर नहीं देते, थोड़ा सा समझ लें। प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? प्रोड्यूसर कहें तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए? प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया। अब मैं आपको क्या बताऊं प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? प्रोडक्टिविटी का मतलब है किसी इकोसिस्टम में एक प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर्स का ग्रुप अपनी पूरी जिंदगी में कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके कितनी खुराक बनाता है, उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। मेरी बात पर गौर नहीं किया आपने, थोड़ा तवज्जो देखें। एक छोटा सा पौधा है, घास, उसकी उम्र कितनी है? 6 महीने मैक्सिमम। घास पहले बड़ा होगा, फोटोसिंथेसिस करता रहेगा, फुल जवान होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा। फिर मौसम खराब होते ही, दिन छोटा, टेम्परेचर ये वो, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे कि इस पौधे ने वजूद में आने से लेकर मरने तक टोटल कितना फोटोसिंथेसिस किया, उसको क्या कहेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी कहते हैं। टोटल जितना फोटोसिंथेसिस किया वो। अच्छा, जो फोटोसिंथेसिस करके खुराक बना रहा था, वो खाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था ना, यूज कर रहा था ग्रोथ के लिए, रिस्पिरेशन के लिए करके, उसके वजूद में जो स्टोर हो गया उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी जिंदगी भर कितना फोटोसिंथेसिस किया और उसका कितना हिस्सा उसने बचाया, कितना किया उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसका हिस्सा जितना ग्रो करके जिस्म में स्टोर किया उसको क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगले ग्रुप के लिए, अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए दस्तयाब होती है। ये फॉर्मेटिव है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। अगला है टॉपिक हमारा एनर्जी फ्लो। पहले आपको याद दिला दूं बेटा, एनर्जी क्या है? काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, द एबिलिटी टू डू द वर्क। अच्छा, अब एनर्जी के बारे में ये भी हमें बताया जाता है, लॉज ये बताते हैं, इट कैन नेदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना आप बना सकते हैं ना तबाह कर सकते हैं, लेकिन इसकी शक्लें तब्दील कर सकते हैं। तो जानदारों के जिस्म के अंदर इतने काम होते हैं, ना खत्म होने वाले 24 घंटे चलने वाले काम, उन कामों के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, लेकिन हम एनर्जी पैदा नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ से लाएं? तो याद रखना, नेचर में एनर्जी का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो क्या है? सन। सन से जो एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी, वो प्रोड्यूसर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर ट्रॉफिक लेवल के थ्रू एक दूसरे में मुंतकिल करते हैं। तो इसका मतलब जो हमने इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल्स बताए थे आपको 5, वहां से एनर्जी चल रही है। फ्लो आर मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। क्या मतलब हुआ? एक इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रॉफिक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जिस तरह मूव करती है, इसको क्या कहते हैं? एनर्जी फ्लो कहते हैं। अच्छा, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, एनर्जी बजाहिर मूव तो करती है, लेकिन हर ट्रॉफिक लेवल को बराबर एनर्जी नहीं मिलती। पैसों की तरह समझ लें तो आसान हो जाएगा, क्योंकि पैसा, कभी गौर किया ये जेब इधर क्यों है? जेब बनी क्यों है? शुरू में जो जेब बनी है ना, पैसों के लिए बनी है, और ये जेब दिल के ऊपर बनाई गई है,
यानी पैसा इतना अजीज है कि आप दिल से लगा कर रखते हैं। ये इनके लिए ये एनर्जी इसी पैसे की तरह है। ये है आपका प्रोड्यूसर, इसने एनर्जी बना ली 100%, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसने बनाया। तो मसलन इसने, और मजे की बात यह भी है, सूरज से जो रोशनी पड़ती है ना जमीन पर, मेरी बात सुन रहे हैं बेटा पीछे वाले, सूरज से जो रोशनी जमीन तक आती है उसका सिर्फ 1% पौधों के ऊपर गिरता है। 99% एनर्जी कहीं और लगती है। 1% फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। उस 1% से ये 100% क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। उस 100% में से 80% ये खर्च कर चुका होता है अपनी जिंदगी में, रिस्पिरेशन में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन में, मूवमेंट में, कई काम करके इसने खर्च किया। तो कितने बचे? 20 रुपए। ये 20 रुपए या 20% नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। 100% जो इसके पास आया था वो क्या थी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से जो बच गया है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। अगले ग्रुप को T2 को कितने पैसे मिले? 20 रुपए। 20 रुपए से वो 80 रुपए खर्च करके 2 रुपए बचाता है, वो 2 रुपए अगले ग्रुप को मिल जाता है। वो भी यही करता है, ज्यादातर खुद खर्च किया, जो थोड़े बहुत बचे अगले को। तो होते होते सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिली? प्रोड्यूसर को। सबसे कम किसको मिली? डिकम्पोजर को, क्योंकि वो पोजीशन ही ऐसी है, वो बेचारे उस जगह पहुंचे हुए हैं जहां इससे ज्यादा एनर्जी पहुंचने का कोई इम्कान नहीं है। इसको कहते हैं एनर्जी फ्लो। और इस एनर्जी फ्लो में पायरामिड्स का जिक्र है, वो फॉर्मेटिव हैं, वो हम छोड़ देते हैं। तो बाकी हम इंशाल्लाह कल आपसे शेयर करते हैं।